हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा चैनल के फिजिक्स विद विकल्प शर्मा, यानी मैं इस चैनल पे फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराता हूँ। माय नेम इज़ विकल्प शर्मा। फिजिक्स चाहे वो नीट लेवल की हो, +1 +2 यानी क्लास 11 12 की हो, 9 10 की हो। 9 10 का मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे जिसमें, वो कवर करता हूँ। बाकी फर्स्ट ईयर इंटर का पूरा सिलेबस, चाहे ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स का सिलेबस एक ही रहता है। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि उन्हें मैथ में इंटीग्रल में प्रॉब्लम है। फिजिक्स में जितनी इंटीग्रल की ज़रूरत है उसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। यानी जिन बच्चों को सिर्फ फिजिक्स में इंटीग्रल समझना है कि फिजिक्स में इंटीग्रल क्या है, वो मैं वीडियो अपलोड पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स मेरा काम ही फिजिक्स पढ़ाने का है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माई ड्यूटी इज़ टू टीच फिजिक्स, मुझे सिलेबस ख़त्म कराना है। लेकिन मैं जब इंटीग्रल कुछ बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मैं इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन पे मैथ है और मैथ में जो इंटीग्रल समझना चाहते हैं। फिजिक्स में जिन बच्चों को इंटीग्रल की ज़रूरत है वो वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे इंटीग्रल सीखना चाहते हैं, जिन पे मैथ है, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। वो 15-20 मिनट की है, इसलिए देख लें आप लोग एटलीस्ट जान तो जाएँ इंटीग्रल होता क्या है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होल लाइफ जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर उन्होंने डिफरेंशियल क्यों किया, इंटीग्रल क्यों किया। तो फिलहाल डिफरेंशियल भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिफरेंशियल जानना चाहें क्यों करते हैं तो वो आप देख सकते हैं, वरना इंटीग्रल तो ये बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप भी वो मैथ वाले बच्चे जो इंटीग्रल पूरा डीपली समझना चाहते हैं वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं रोज़, जैसा मेरी ड्यूटी है फिजिक्स पढ़ाना, तो मैं फिजिक्स की +1 +2 मतलब फर्स्ट ईयर इंटर की रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं स्कूल भी जाता हूँ, कि मैं मैथ को भी इंटीग्रल आपका रोज़ वीडियो अपलोड कर पाऊँ। मैंने जो इंटीग्रल है वो 15 टॉपिक्स हैं, यानी 15 तरीके से इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है। 15 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए उनको, जैसे बाई पार्शियल डिफरेंशियल, बाई इंटीग्रल बाई पार्ट्स, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इन सब पार्ट्स को अलग अलग मैंने जो डिवाइड किया वो 15 पार्ट्स हैं लगभग इंटीग्रल की। तो मैं 15 वीडियोस अपलोड कर दूंगा संडे टू संडे। बीच में कोई रेनी डे पड़ा तब, कोई फेस्टिवल की वजह से छुट्टी पड़ी तब, तो मैं विद इन 1.5 मंथ यानी 1.5 से 2 महीने के बीच में आपकी इंटीग्रल कंप्लीट कर दूंगा। तब तक आप अपने बाकी जो आपका मैथ का सिलेबस है वो आप पढ़िए। आपका जो भी डिफरेंशियल है, आपका पैराबोला है, एलिप्स है, जितने भी ये आपके टॉपिक्स हैं वो आप अपने पढ़िए, अपना कवर करिए। इंटीग्रल में संडे टू संडे वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, हॉलीडे में अपलोड कर दिया करूँगा। अगर रेनी सीजन चल रहा है, रेनी डे हुआ तो अपलोड कर दूँगा, यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपकी पूरी इंटीग्रल में करा दूँगा। ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगले संडे को या अगली छुट्टी में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे ऑनलाइन आपको पढ़ा दूँ, जिससे आपको जो इस सेशन में जो परेशानी हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकें। मैं पूरा बेस इसलिए लेके चल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है आप में से किस बच्चे को इंटीग्रल में किधर आके प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पूरा बेस से इसलिए समझा दूंगा कि आपको पता हो कि कौन सा इंटीग्रल कहाँ, मतलब कौन सा रूल इंटीग्रल में कहाँ लगता है, कब हम डिफरेंशियल बाई पार्ट्स करते हैं, कब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, कब हम बाकी के मेथड अप्लाई करते हैं। ये मैं आपको सिखाते भी चलूँगा कि ये वाले इंटीग्रल में यही मेथड क्यों लगा, बाकी मेथड क्यों नहीं लगे, ये वाला इंटीग्रल इसी मेथड से क्यों सॉल्व हुआ, बाकी मेथड से क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं सिखाते चलूँगा। इसलिए मैं बेस से बिल्कुल आपको शुरू कर रहा हूँ। इतना दिन, पहला दिन इंट्रोडक्शन था, जितने भी देर आपका 4-5 मिनट का मैंने ये समय लिया वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब आते हैं हम सीधे टॉपिक पे, इंटीग्रेशन। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होना ही चाहिए इंटीग्रल के। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो मैं बिल्कुल बेस से शुरू कर ही रहा हूँ। मैंने आपको बताया
x की पावर n dx, dx जो होता है वो वेरिएबल होता है x, तो x की पावर n dx का क्या हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। एक कांस्टेंट c सब में लगा है, अब मैं c नहीं बताऊंगा, ये कांस्टेंट c सब में लगा है। ये c होता है जब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अगर मैं यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब ये भी सवाल आएंगे, जब ये लगा दूंगा तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ जब लग जाएगी तो ये c हट जाएगा, इसकी फिर डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी इस इंटीग्रल की, 10, -10, 100, log 2, कुछ भी, वो डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी जब ये लोअर और अपर लिमिट लगी होगी। लेकिन जब तक लोअर और अपर लिमिट नहीं लगी होती है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं सारे, और इनके साथ एक कांस्टेंट लगते चलता है पहली बार। तो x की पावर n का हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी n में एक पावर जुड़ के आ जाती है, ऊपर भी नीचे भी। ये फॉर्मूला x की पावर -1 के लिए वैलिड नहीं है। तो x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, नीचे जाके +1। भाई जब x की पावर -1 के अलावा सब में यही खुलेगा, x पे पावर कुछ भी हो -1 को छोड़ के सब में यही फॉर्मूला लगेगा, इसी से इंटीग्रल होगा। लेकिन जब -1 हो तब क्या करेंगे, x की पावर -1 हो, -1 का मतलब है नीचे आके +1, तो 1/s का हो जाता है log x बेस e प्लस c, एक कांस्टेंट है। dx का x हो जाता है, अगर dx लिखा हो तो उसका x हो जाता है। क्यों हो जाता है ये मैं अभी बता दूंगा जब रब करूंगा। पहले dx का x, a की पावर x का क्या हो जाता है, एक कोई कांस्टेंट होगा उस पे पावर x लगी होगी, a की पावर x अपॉन log a बेस c। a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x log a बेस c, इस पे भी सवाल करा दूंगा। e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, c तो एक कांस्टेंट है। साइन x का माइनस cos x का साइन x, sec स्क्वायर x का tan x, sec x tan x का sec x, कोसेक स्क्वायर x dx का माइनस cot x, कोसेक स्क्वायर x, सॉरी x रह गया है, कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x, कोसेक x cot x का माइनस कोसेक। ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं। अब हम अपना फर्स्ट टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं। बहुत जल्दी आज पहला टॉपिक हो सकता है आपको आता भी हो, लेकिन आप बिल्कुल डीपली, मैं तो ये कह रहा हूँ पिछला बेसिक जो मैंने सिखाया, जो फिजिक्स वाले बच्चों के लिए वीडियो अपलोड किया, वो भी सीखेगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आखिर हम इंटीग्रल करते क्यों हैं। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल पे। जैसे ये दे रखा है x - 1/x का स्क्वायर, ये सपोज करो पहला सवाल है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, x कर दिया। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2dx। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/x स्क्वायर dx माइनस 2dx। 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 बाहर ले लिया, 2dx, इसके साथ इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल माइनस 2 इसका इंटीग्रल। x की पावर 2 क्या बताया था, n+1 अपॉन n+1, तो 2 है यहाँ, तो 2 की पावर 1, 2 + 1 3/3 प्लस x की पावर 2 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, x की पावर -2, तो इस पे भी +1 अपॉन माइनस, n का काम क्या, x की पावर 2 है, ऊपर जाके -2 होगी, -2 का मतलब n का -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1। और dx का क्या बताया था, x, अभी बताया dx का x, इसका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c। तो क्या हो गया इसका, x³/3 प्लस माइनस x पे पावर -1 नीचे जाके +1, आप ऐसे ही लिख रहे हैं, दो x इंटीग्रल आपका हो चुका है, मैं बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस x की पावर -1 नीचे जाके +1 माइनस 2x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। अब मैं जरा ये भी बता दूं, आप कहोगे सर आपने कहा भूल गए, dx का x क्यों हो जाता है, dx ये तो -2 था, dx का x, देखो भैया dx लिखा है, dx के संग कुछ नहीं लिखा तो 1 मान ले, 1 से मल्टीप्लाई dx ही रहेगा, इसे लिख लिया हमने x की पावर 0। किसी भी चीज पे पावर 0 लिखी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। dx था, dx के साथ 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई किसी भी चीज की 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx
ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को लिख लिया x की पावर 0, किसी भी चीज़ पे पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब x की पावर 0 इससे खोलो, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो n का काम क्या कर रहा है यहाँ 0, तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो क्या बचा x की पावर 1, 0+1 1 अपॉन 1 हटा दो, तो क्या बचा केवल x की पावर 1 यानी x, इसलिए dx को ऐसे लिख के क्या कर देते हैं x, dx का क्या हो जाता है x, तो dx का क्या लिया है x। ठीक है, पहला सवाल हो गया। सरल था, मैंने शुरुआत सरल से ही करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, a पे पावर x प्लस b पे पावर x का स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab, a पे पावर x b पे पावर x प्लस 2ab, यही तो है। अरे इस पे एक टर्म लगना भूल गए, अपॉन ए बी, ए पे पावर x बी पे पावर x, ये पूरा है। तो इसका क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ ए स्क्वायर, a प्लस बी, ए का काम ये कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx अपॉन में a पे पावर x b पे पावर x। ठीक है, तो क्या करा, a पे पावर 2x, पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, a पे पावर 2x, इसके अपॉन में लिख लिया a पे पावर x b पे पावर x प्लस b पे पावर 2x हो गई अपॉन a पे पावर x b पे पावर x प्लस 2 a पे पावर x b पे पावर x अपॉन a पे पावर x b पे पावर x dx, इसके अपॉन में ये लिख लिया प्लस इसके अपॉन में ये लिख लिया प्लस इसके अपॉन में ये लिख, a पे पावर x a पे पावर x किया, b पे पावर x b पे, a पे पावर x, बेटा अब जरा इसको मैं एक लाइन में सॉल्व कर दे रहा हूँ। a पे पावर कितनी है 2x, नीचे कितनी है x, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -x, और नीचे क्या बचेगा b की पावर x। a पे पावर 2x थी, ये नीचे वाली a की पावर x, ऊपर जाके क्या हुई -x, और नीचे तो b की पावर x है ही, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2x -x, 2x -x क्या बचा x, तो ऊपर जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा a की पावर x, और यहाँ कितना बचा b की पावर x dx, dx तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, तीनों का इंटीग्रल हो रहा है dx। यहाँ क्या बचा b की पावर x जाएगा, जैसे इसमें a की पावर ऊपर गया, यहाँ b की पावर लिख लो, तो नीचे a की पावर x बचेगा, a की पावर x ऐसे ही b की पावर x ऊपर चलेगा, 2x था ही, b की पावर x ऊपर, तो 2x में से x गया तो क्या बचा x, तो ऊपर क्या बचा, ये जब ऊपर चले जाएगा b की पावर x, और नीचे क्या बचा a की पावर x dx प्लस 2 dx, 2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या रह गया dx, 2 तो कांस्टेंट है। इसे क्या लिख लिया बेटा a अपॉन b की पावर x, दोनों a अपॉन b की पावर x dx प्लस इसे क्या लिख लिया b अपॉन a की पावर x dx प्लस 2 dx का क्या हो जाएगा x, या एक ही साथ कर लेंगे, कांस्टेंट लगा लेंगे अभी, x dx का क्या हो जाएगा x, ये हमें पता ही है। आगे चलते हैं, ये रब कर दूं, ये तो आप देख लेंगे, एक लाइन आगे का आएगा ना। देखो a की पावर x, मैंने अभी बताया था a की पावर x dx क्या हो जाता है, a की पावर x ऐसे ही अपॉन लॉग a बेस e, तो ये a का काम कर रहा है, a अपॉन बी कॉन्स्टेंट, भाई a अपॉन बी ये भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है, ये a अपॉन बी, a की पावर x होता है या a अपॉन बी पूरा a का काम कर रहा है, कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो a अपॉन बी भी कांस्टेंट। भाई 5 पे पावर x, तो ये a की पावर x ही है। अब मैं कहूँ 5.2 पे पावर x, तो ये भी तो कांस्टेंट है, a का काम 5 कर रहा है मानो, b का काम 2, तो ये तो a ही है, आया तो एक कांस्टेंट, तो a की पावर x।
तो ये क्या है, पूरा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स ऐसे ही लिख देते हैं अपॉन में लॉग ए। तो ये ए का पावर एक्स का करना है, तो ए की पावर एक्स ऐसे ही रहा, ए अपॉन बी की पावर एक्स अपॉन लॉग ए का काम क्या कर रहा है, ए भाई बी, और बेस क्या रहेगा लॉग का, लॉग का बेस क्या रहता है ई। अगर आप नहीं भी लिखेंगे ई तो बेस ई ही माना जाएगा, अगर लिख दिया तो भी ई है, नहीं लिखा तो ई। अगर आपने ई के अलावा कुछ और बेस है, मानो 10, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप कर रहे हैं बेस 2 तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं तो बेस क्या माना जाएगा, ई। फिलहाल फॉर्मूले में बेस क्या रहता है, ई, तो मैंने बेस ई लिख दिया। नहीं भी लिखते तो ई ही कंसीडर किया था। प्लस ये भी ए की पावर एक्स है, इसमें ए अपॉन बी था, इसमें बी अपॉन ए है, तो दोनों कांस्टेंट, तो ए की पावर एक्स स्क्वायर करें, ए की पावर एक्स, ये एक्स ही तो आया। ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स, ये ऐसे ही रहा, अपॉन लॉग ए, लॉग ए का काम इसमें क्या कर रहा है, बी बाई ए बेस ई, प्लस डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, और एक कांस्टेंट क्या लग जाता है सी। ये हो गया इसका जो सवाल था। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगला करते हैं। देखो 16 पे पावर लॉग 4x, 16 पे पावर लगा लॉग x बेस 4, 16 पे पावर लगा लॉग x बेस 4। दो चीजें अभी आप सीख लीजिए, a पे पावर log x लगी हो और इस log x का बेस भी अगर a हो, a पे पावर ये हो log x और इसका बेस क्या हो a, यानी जिस पे ये पावर लगी हो log x, जो log x का बेस हो उसी पे ये पावर लगी हो, तो इसका आंसर x हो जाता है। एग्जाम्पल में बता दूं सर, एग्जाम्पल बताइए। 7 पे पावर log 10 बेस 7 हो, यानी 7 पे ये पावर लगी है log 10, और log 10 का बेस भी 7 है और 7 पे ये log 10 पावर लगी है, तो ये 7 से 7 का कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है, ये क्या रह जाता है 10। ओहो, ये तो समझाने वाला ही था, ये तो ए पे पावर लगी है, ये तो ऊपर तक जाना था। अगर आपने वो करा होगा तो ए पे पावर log x बेस ए, तो ये अगर ए पे पावर लगी हो log x और log x का बेस भी वही हो जिस पे ये पावर लगी है log x, तो ये कट जाता है, सिर्फ x रह जाता है। इसका ये मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, एक और पता हो, अगर log, आप मैथ के स्टूडेंट हो तो इतना log पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। एक और होता है log x पे पावर 2 लगा, n लगी है, तो ये n पहले आ जाता है, n log x, ये भी पता होगा। बेस चाहे कुछ रख लो, e है तो e रख लो, a है तो a रहना चाहिए। x पे पावर जो n लगी है वो n पहले आ जाता है, या उल्टा कर लो, जो पहले log से पहले जो लिखा हो वो पावर में चला जाता है। इसी का यहाँ इस दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होगा। देखिए 16 को मैंने लिखा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और इंटू 4 पे पावर ये तो लगी है log x बेस 4। अब मैंने इसे 2 की पावर 4 भी, सर आप ये भी तो लिख सकते थे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 भी तो 16 ही होता है, आपने सर 4 की पावर 2 ही क्यों लिखा? इसलिए लिखा ये नियम लग जाए कि log का जो बेस है वो ही पावर लगी हो, तो यहाँ बेस कितना था 4, तो मैं इसको ऐसे लिखा कि यही बेस बन जाए 4 पे पावर, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए लिखा। अभी मैं बता दूंगा इसी सवाल को दूसरा जब करूंगा, इसी सवाल का जब दूसरा। फिलहाल यहाँ देखो, तो ये कितना हो गया 4 2 log x बेस 4, इसीलिए 4 की पावर करा मैंने, क्योंकि अब ये यहाँ log पे भी बेस, log का बेस कितना है 4 और ये पावर भी कितने पे लगी है 4 पे, तो ये पूरा कट जाएगा जब ये सेम होते हैं, ये पूरा टर्म कट जाता है, केवल x बचता है। फिलहाल यहाँ आ जाओ, जो n log x लिखा हो तो ये n कहाँ आ जाता है, x की इधर से हटके कहाँ आ जाता है, पावर पे आ जाता है। ये n log x लिखा है तो ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, x पे पावर पे आ जाएगा। ये वाला n log x लिखा था, n log x, तो ये n जो है वो कहाँ आ जाता है, log x की पावर n, यहाँ से हटके x की पावर n पे आ जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ log। तो ये क्या हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा 4 log x की पावर 2। फिर से यहाँ आप हटाना चाहें तो 2 log x कर सकते हैं, ये फिर से यहाँ से हट के 2 log x हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी मैंने बताई, 4 पे ही पावर लगी है ये, और इसका बेस भी कितना है 4, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये सब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा n+1 अपॉन n+1 एक कॉन्स्टेंट c, यानी x की पावर 3/3 c। उतार लीजिए, मैं यहीं एक चीज़ समझा दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, यहीं एक चीज़ समझा दूं। लिख लिया। अभी मैंने कहा था कि 16 को मैंने क्या लिखा 4 की पावर 2 लिखा, 4 की पावर 2 16 होता है, मैंने कहा 2 की पावर 4 लिख ले तो वो भी तो 16 ही होगा। अब यहाँ पे अगर log 2 होता, log x बेस कितना होता 2, तब मैं इस 16 को क्या लिखता 2 की पावर 4 को। अब मुझे ये और ये सेम करना था, जब यहाँ 2 जब 4 था तो मुझे 4 बनाना पड़ा, तो यहाँ 2 हो गया। अब ये कितना हो जाता 2 की पावर 4। अब ये 4 कहाँ जाएगा यहाँ, ये log 2 2 पे पावर, अब ये log 2 चल, अब मैं 2 की पावर में बदला क्योंकि ये बेस 2, ये कट जाता, यहाँ कितना हो जाता log की पावर 4। 4 का कितना हो जाता 4+1 अपॉन 4+1, तो कितना हो जाता ये 5 अपॉन 5। तब मैं इसको सेम बनाना होता है, इसलिए मैंने अभी यहाँ चूंकि 4 था इसलिए 4 की पावर 2 लिखा, अगर 2 होता मैंने 2 लिखा। इज दैट क्लियर? आगे चले देखते हैं। ए की पावर एक्स पे भी करा दिया, उन पे भी करा दिया। अगला सवाल देखते हैं, ई की पावर log एक्स पे पावर 4 एक्स पे पावर -5, ये एक सवाल है। मल्टीप्लाई है बेटा, जब यहाँ कुछ नहीं लगा है तो क्या माना जाएगा बेस ई। अभी वाली बात आ गई, ए पे पावर log एक्स और बेस ए हो तो ये कट के क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। ए पे पावर यही लगी हो और log का बेस भी वही हो जिस पे पावर लगी हो, तो x, तो यहाँ e पे पावर लगी है और log का बेस भी कितना है e, तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x की पावर 4 x की पावर -5 dx, x की पावर 4 बचा, ये x मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो -1 बचा, ऐड होंगी -5 + 4 -1, 1/x हुआ। 1/x का क्या होता है log x बेस e और c, खत्म। ये प्रॉपर्टी log की भी करा दी, e की पावर x का भी मैंने समझा दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है, ये आपने हाई स्कूल में भी ट्रिग्नोमेट्री में करे होंगे, अब भी। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भैया, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैथ के हैं तो बिल्कुल आपको एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए कि सर अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते। ये लिखा है तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। यहाँ 2x होता है बच्चों तो यहाँ आधा आधा x रह जाता है। अगर यहाँ x होता 2x की जगह x, अच्छा चलो 4x होता, तब यहाँ कितना कितना हो जाता 2x और 2x, यानी जो भी यहाँ एंगल होता है उसका आधा यहाँ हो जाता है। सही है, x होता तब क्या हो जाता, यहाँ केवल x होता तो यहाँ x/2 x का आधा x/2 हो जाता है, यहाँ x/2 और यहाँ x/2। अगले सवाल में आएगा क्योंकि sin x का क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं। फिलहाल यहाँ 2x है, sin 2x का क्या करूँगा 2 sin x cos x, और 1 भी हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा, यहाँ x है, यहाँ x है इसलिए x लिख लिया, यहाँ थीटा होता अगर तो sin थीटा लिख लेता, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। तो भैया देखिए इसको, ये पावर 1/2 लगा लूंगा, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 लगा लूंगा। अभी 1 की जगह क्या लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इस 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, माइनस sin 2x की जगह क्या लिखा 2 sin x cos x, और इस पूरे पे पावर 1/2, ये जो अंडर रूट लगा था
इसकी जगह 1/2, ठीक है। a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी ऐसे लिख लो सर, हमें बिल्कुल भी लाइन कोई गायब मत करिएगा। साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब तो ठीक है। अब इस पूरे पे पावर कितनी, 1/2, जो 1/2 चले। तो a² प्लस b² माइनस 2ab क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पावर कितनी लगी थी, 1/2 dx। 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 तो हटा ही दो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हुआ, साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। ये तो माइनस ये वाला है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, एक कांस्टेंट हो गया। अब एक लंबा सवाल देख लेते हैं इसी में का, फिर जो अभी मैं बात करूंगा तब बताएंगे। ये लिख लिया, देखिए अब एक सवाल है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो भैया tan इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है, मैथमेटिक्स आपको पता होगी। अगर हम tan इनवर्स है, इस चीज को कैसे tan x ले आए, x कुछ भी हो सकता है, रूट एक्स, एक्स की पावर 2, कुछ भी, लेकिन tan के टर्म में इसको ले आए, तो ये tan इनवर्स तो लगा ही है। और tan आगे कुछ भी ले आए, x², रूट एक्स, कुछ भी ले आए, वॉट एवर, हमें नहीं मतलब, तो ये tan इनवर्स से tan कट जाता है, इनवर्स फंक्शन, और ये मिलके कट जाता है, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, तो tan इनवर्स से tan कट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला फंक्शन बचेगा। अगर इस टर्म को मैं tan की फॉर्म में ले आऊं, तो tan इनवर्स से ये tan कट के जो फंक्शन बचेगा बस वो ही करना रह जाएगा। हमें समझ में आया, चलते हैं। अभी tan इनवर्स के भी आएंगे इंटीग्रल, लेकिन ये वो वाले हैं जिसे हमें tan हटाना है, फर्स्ट टाइप, सबसे सरल वाली, कोई बात नहीं। मैंने अभी बताया था साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2, जो पावर जो जितना लिखा होता है उसका आधा हो जाता है, 2 साइन x/2 और cos x/2। साइन 2x का होता है 2 साइन x cos x, अभी पिछले ही सवाल कराया। अगर साइन x है तो यहाँ x/2 cos x/2, ये अच्छा। 1 को मैंने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, अगर यहाँ 2 लिख लो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस तब भी 1 रहेगा। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। कोई लिखे साइन स्क्वायर x/6 प्लस कॉस स्क्वायर x/6, तब भी 1। कोई लिखे साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, दोनों का 4x हो दोनों में, तब भी वो 1 सेम रहेगा। यहाँ मैंने x/2 इसलिए लिखा क्योंकि जब साइन x लिखूंगा तो x/2 आएगा, तो इस 1 को भी किस फॉर्म में तोला, x/2 में। ठीक है, अब चलते हैं, देखते चलिए। tan इनवर्स 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। ये तो 1 को लिखा, माइनस, अब मैं ये लिख दिया, इसको आगे तक जाएगा इसलिए इसको मुझे रब करना पड़ेगा। साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये रब कर दे रहा हूं। माइनस साइन x को क्या लिख लूंगा, माइनस करके 2 साइन x/2 कॉस x/2, सेम नीचे चलेगा, ये पूरा एक संग कर लो ऐसे करके। क्या 1 की जगह लिखूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस, ये प्लस साइन x को क्या लिखूंगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये लिख लिया मैंने। यहाँ 1 को ये लिखा, इस भी 1 को ये लिखा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, साइन x का ये फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2।
अब बेटा देखो, अब मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं आपको फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये काय का फॉर्मूला बना, साइन, अच्छा ये अंडर रूट बेटा, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, मैंने यहाँ अंडर रूट नहीं लगा रहा हूँ, पावर डायरेक्ट 1/2 लगा दी, तो ये किसका बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का काम साइन x/2 कर रहा है, साइन x/2 पे पावर 2, बी का काम कॉस x/2 कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का, ए का काम क्या कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये काय का बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे पावर कितनी चल रही है, 1/2, इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको अगर आपको समझना हो तो वीडियो पॉज कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, वैसे सिंपल मैथमेटिक्स के हाई स्कूल वाले फॉर्मूले लगाए हैं, बोर्ड में अब जगह नहीं है ना, इसलिए बस 2 बार और रब करना पड़ेगा, ऐसे तो अब इतने बड़े बड़े इंटीग्रल आएंगे कि 4-4 बार रब करना पड़ेगा, तो आपको बस स्टेप समझते चलिए। फिलहाल बेटा एक चीज़ जरा और देख लो, साइन -5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ही होता है 25, मतलब माइनस का 5 का स्क्वायर हो तो माइनस स्क्वायर में हट जाता है, 5 का स्क्वायर ही आता है 25, यानी -5 के स्क्वायर का भी 25 आएगा, 5 के स्क्वायर का भी 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, क्यों, -5 की -5 से करो मल्टीप्लाई, -5 के स्क्वायर का मतलब है -5 की -5 से, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या बचा, 5 का स्क्वायर 25, इसलिए स्क्वायर जब लगाओ तो माइनस हट जाता है स्क्वायर में। तो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ देख लेना, माइनस स्क्वायर लगाओ तो माइनस हट जाता है, ये बात याद रखना। मैं अभी एक काम करने वाला हूँ ना, यहाँ क्यों करने वाला हूँ वो बताऊँगा। तो ये लिखा मैंने इंटीग्रल, ये सवाल है हमारा, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, tan इनवर्स, बेटा जरा इधर ध्यान से देखना, बस ये एक स्टेप देख लो, फिर बहुत सरल है और कोई कठिन भी नहीं है, आप लोग माइनस कॉमन लेना जानते होंगे, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग एकदम सोचो कि भैया कोई बहुत ही बड़ी बात सर बताने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो भैया, यहाँ cos x/2 काय का था, माइनस का था, cos x/2 माइनस का, तो अभी भी cos x/2 माइनस का ही रहा है, ऊपर वाले टर्म में cos x/2 माइनस का था, अभी भी cos x/2 माइनस का ही रहा है। sin x/2 काय का था, प्लस का, सर कोई साइन नहीं लगा है प्लस का, तो अभी भी माइनस माइनस प्लस का ही है sin x/2, बस मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये पहले लिख लिया और ये बाद में, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस माइनस अभी भी माइनस माइनस प्लस का ही रहा sin x/2, और ये माइनस का था तो ये माइनस का हो गया। अभी मैंने बताया था कि माइनस के 5 का स्क्वायर जो हो माइनस हट जाता है, 5 का स्क्वायर रहता है, तो ये 5 समझो, इतने टर्म को 5, तो ये माइनस के 5 का स्क्वायर ही तो लगा, ये स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस के 5, ये -5 का स्क्वायर है, तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस हट जाता है, ठीक है। क्यों हट जाता है अभी बताया, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5, 2 बारी तो लिखेंगे माइनस से माइनस कट गया, तो ये 5 का स्क्वायर ही हो जाता है, माइनस हट जाता है स्क्वायर में। तो अब ये ऐसे लिख, अच्छा नीचे क्या था, नीचे तो कोई a प्लस बी है तो उसे b प्लस ए तो लिख ही सकते हैं, 5 में 7 जोड़ो या 7 में 5, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। sin x/2 प्लस cos x/2 था, इसे क्या लिख लिया, cos x/2 प्लस sin n/2, ये तो a प्लस बी लिख लो या उल्टा करके लिख लो b प्लस ए, ये तो इस प्लस में तो कोई परेशानी नहीं थी, माइनस में परेशानी थी तो माइनस बी स्क्वायर की वजह से माइनस हट जाएगा, समझ में आ गई, क्यों किया अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, मैंने पहले बताया हमारी कोशिश है ये चीज 10 बन जाए। देखो भैया ये कितना लिखा, इन दोनों का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों पे स्क्वायर एक संग लिख लिया,
ये तो माइनस हट ही गया, स्क्वायर की वजह से माइनस तो अब ये गया, इसकी बात ही खत्म। अब इस पे भी स्क्वायर है, इस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू पे भी स्क्वायर है, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू पे भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर एक संग लिख लिया। और दोनों पे पावर कितनी है 1/2, इन दोनों पे पावर भी कितनी थी 1/2, तो 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर कट गया, दोनों का एक संग 2 लिखा, कट गया। अरे सर 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 2, इस पे 1/2 हो तो इन दोनों को क्या लिख लेंगे 5/7, इनकी पावर कितनी आ गई, दोनों का 2 एक संग लिखा, और ये वाला 1/2 था, 2 से 2 कट गया, 5/7 बचा। ऐसे इन दोनों का 2 एक साथ लिख लिया, 1/2 है तो वो कटा। आगे चलते हैं। अब भैया ये तो माइनस हट गया स्क्वायर की वजह से, अब ये क्या लिखा cos x/2 माइनस साइन x/2, इसे क्या लिखा cos x/2 प्लस साइन x/2 लिखा, यही तो पूरा लिख दिया, स्क्वायर कट गया। इसको पूरे टर्म को cos x/2 से डिवाइड करो, इस नीचे भी cos x/2 से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही टर्म से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं लिखा हो 7/5, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 फिर कट जाएगा, 7/5 ही आ जाएगा। समझ में आ गया, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे इनको cos x/2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, ठीक है। देखिए अब मैं सवाल हटा दे रहा हूं, तो ये क्या आया सवाल, tan इनवर्स cos x/2 के अपॉन में cos x/2 माइनस साइन x/2 के अपॉन में cos x/2, इसके अपॉन में cos x/2 के अपॉन में cos x/2 माइनस साइन x/2 के अपॉन में cos x/2 अपॉन cos x/2 के अपॉन में cos x/2 प्लस साइन x/2 के अपॉन में cos x/2 dx, इसके अपॉन में ये माइनस इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये प्लस इसके अपॉन में ये समझ में आ गया। cos x/2 से cos x/2 गया, cos x/2 से cos x/2 गया, तो यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज समझ लो, tan 45 क्या होता है, tan π/4 इक्वल कितना होता है 1। tan 45 को tan π/पाई का मतलब 180/4 यानी tan 45 tan 45 ही तो मतलब हुआ, पाई में लेके ना, और इस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा चलते हैं, ये क्या हुआ भैया, tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan x/2, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा x/2 है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan x/2 अपॉन 1, ये 1 बचा x/2 से x/2 कट के 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा साइन अपॉन कॉस और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। अब एक चीज मेरी बात सुनो, एक चीज जरा सा,
इंटीग्रल टेन इनवर्स, ये काय का फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस बी का। ए का काम क्या कर रहा है बच्चों, पाई बाई 4 माइनस बी का काम क्या कर रहा है, एक्स बाई 2, और dx तो चल ही रहा है, dx से तो कोई मतलब ही नहीं, dx तो चल ही रहा है। भैया मैंने अभी बताया था हमारी कोशिश है सवाल शुरू करते पे ही कि ये टेन बन जाए, जो हमारा ये टर्म था टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, इसी का तो शुरू लेके चले थे ये सब। मैंने कहा था इस टर्म को टेन की फॉर्म में आ जाए, टेन की फॉर्म में, तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, बस अंदर वाली चीज बचेगी। तो इसको सॉल्व करते करते हम देखो टेन की फॉर्म में ले आए, अब इनवर्स से टेन कट गया, इनवर्स फंक्शन से ये कट गया, टेन से टेन काटते नहीं है, बस अंडरस्टूड होता है जैसे एंटी लॉग से लॉग। तो यहाँ क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, ये कट गया, खत्म हो गया। ये तो आप सब बच्चे कर ही लेंगे। क्या, पाई बाई 4 का dx माइनस एक्स बाई 2 dx, इसका अलग, इसका पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ काय का dx, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, 1 बाई 2, तो यहाँ क्या बचा, x dx, dx x पे पावर 1 बची, जब x dx है तो dx का क्या होता है, x, अभी बताया dx का x, और x पे पावर 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, n का काम यहाँ क्या कर रहा है 1, तो x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x की पावर 2 अपॉन 2, x की पावर 1 का कितना हो जाएगा, n की जगह जब 1 लगाएंगे 2 अपॉन 2, और अब एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ लोअर और अपर लिमिट नहीं है। तो क्या हो गया, पाई x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, हो गया काम, जरूरी ना लिखो। लेकिन कुछ बच्चे कहे सर इसमें से x बाई 4 कॉमन भी तो आ रहा है, थोड़ी आप सिंप्लीफाई भी कर दीजिए। तो भैया x बाई 4 कॉमन ले लो भाई, x बाई 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, पाई, यहाँ क्या बचा x, और ये c, पाई x बाई 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो पाई बचा, यहाँ 2 x थे, एक तो कॉमन ले लिया, एक बचा प्लस c, तो ये आंसर लिख लो। आप यहीं छोड़े आओ तो ये हो जाएगा। अब इसी तरीके के सवाल आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक, प्रैक्टिस बुक्स आपके पास हो उससे लगाइए, एनसीईआरटी से लगाइए, आईसीएसई बोर्ड में हो तो आईसीएसई की जो आपकी रेफरेंस बुक हो उससे लगाइए, ठीक है। अगले वीडियो मैं अपलोड करूंगा जब छुट्टी होगी, रेनी डे होगा या संडे होगा, कोशिश करूंगा मैं आपको 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूं, अपडेट रहिएगा। तो लाइव क्लासेस में आपको जो प्रॉब्लम आती चले इनसे जुड़े हुए सवाल करने में वो मैं डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है। अपना पढ़ते रहिए, जो नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन कमेंट्स को पढ़ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अपना बाकी का मैथ का सिलेबस आप करते चलिए, इंटीग्रल 1 से 1.5 महीने में मैं करा दूंगा, फ्री होगा, बैठा करिए संडे में। ज़्यादा से ज़्यादा, आज पहला दिन था, समझाना था, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करा करेंगे। अगले दिन में अगला जो टॉपिक अगली बार लेके आऊँगा तो मैं ये बताऊँगा फिर ये वाले फॉर्मूले उसमें क्यों नहीं लगे। फिर तीसरे बार जब बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि पहले 2 वालों से क्यों नहीं हुआ, इसी से क्यों रहा, कुछ डिफरेंस तो हो, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंटीग्रल किस मेथड से सॉल्व होगा। तो मैं वो डिफरेंस भी बताते चलूँगा। स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।